अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मुक़द्दर शफ़क़त और आज मैं आपके लिए नावल तुम जो आए ज़िंदगी में इस कलम शगुफ़्ता कवल के एपिसोड 7 की रीडिंग करने जा रही हूँ। उम्मीद है आप सबको इंतज़ार होगा इस एपिसोड में क्या होने वाला है और क्या ऐसी स्टोरी थी जिसकी बिना पे कोई ऐसा पॉइंट था, टर्निंग पॉइंट था इनकी फैमिली का, जो अभी तक हमें बताया नहीं गया। ओके, तो करते हैं स्टार्ट। शाह बीबी आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। सदाब ने सरैया शाह को कंधों से पकड़कर अंदर ले जाते हुए कहा, कब ठीक होगा सदाब, मैं थक गई हूँ, अब नहीं बर्दाश्त होता। मरने से पहले एक बार अपनी बहन को गले लगाना चाहती हूँ। सरैया शाह ने थके थके अंदाज में कहा, अल्लाह ना करे शाह बीबी आपको कुछ हो, वैसे भी इस सूरत में आपने अमसाल का प्लान तो सुन ही लिया। सदाम शाह ने हंसते हुए कहा तो वो भी हंसती। कितनी शरारती है ना ये लड़की, हाजरा कैसे लाड उठा रही थी, और उठाए भी क्यों ना, माशाल्लाह से सोनी भी तो बहुत है, हवेली में रौनक लगाए रखती है होगी। सरैया शाह ने दीवार की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर कहा तो सदाम शाह भी मुस्कुरा दिया। रमल, आयशा, खाना कहाँ तक पहुँचा, मेहमान आने वाले हैं। खदीजा बेगम ने किचन में आकर कहा, सालन बन चुका है, रमल कबाब बना रही है और मैं चावल बनाने लगी हूँ, आधे घंटे में हो जाएगा। आयशा ने कहा, तुम क्या कर रही हो साले? उन्होंने साले की तरफ मुड़ते हुए कहा, जो फर्श पर आलती पालती मारे बैठी जोरों शोर से चावल चुन रही थी। कुछ नहीं डीजे हाला, इन लोगों की हेल्प कर रही हूँ, कब से कह रही हैं कि हमारी हेल्प कर दो। साले हमसे नहीं हो रहा है। बहुत सर खपाती है तब जाकर कुछ समझ आता है इनको। मैं ना होती तो पता नहीं क्या होता। इनका नहायत ही कोई निकम्मी और पोहड़ लड़की है। अमसाल ने चावल चुनते हुए मसरूफ़ अंदाज में कहा तो तीनों ने मुस्कुराहट दबाई। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ किसी काम की नहीं है ये, एक तुम ही हो इस घर में समझदार। लोग मसाले देते हैं, माशाल्लाह से बड़े चर्चे हैं तुम्हारे, दूर दूर से लोग आते हैं कि तुम्हारी सलीका शारी देखने के लिए। किचन में दाखिल होती सारिया बेगम ने कहा, यार मामा, मुझे ना आपकी बेटी बनना ही नहीं है। डीजे हाला, आप मुझे अपनी बेटी बना ले। अमसाल ने खदीजा बेगम के गले में बाहें डालते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं, ये तो मेरी खुशकिस्मती हो गई कि तुम मेरी बेटी बनो। खदीजा बेगम ने इसे प्यार करते हुए देखा, मामा आपको मेरी कदर ही नहीं है। इनकी बात का मतलब समझे बगैर ही वो इनके साथ लगी। फूले ना संवारी थी तो वो तो चारों हंसती। कितनी क्यूट हो तुम, आयशा ने हंसते हुए इसके गाल खींचे। और सुनाओ फौजिया, क्या चल रहा है आजकल? फौजिया बेगम के भाई ने पूछा। कुछ खास नहीं भाई, बस वही रूटीन। फौजिया बेगम ने कहा तो उन्हें सर हिला दिया। बेटा आप क्या करती हैं? फौजिया बेगम के भाई ने कहा, मैं बीबीए की स्टूडेंट हूँ अंकल। अमसाल ने शाइस्ती के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजरें झुकाकर कहा। सारिया बेगम तो इसके अंदाज पर अश अश कर उठी थी और दिल में खुदा का शुक्र कर रही थी कि वो इंसानों की तरह बिहेव कर रही थी। अच्छा माशाल्लाह, इसके बाद क्या करने का इरादा? उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा। बस अंकल, स्टडी कंप्लीट करने के बाद बिजनेस की दुनिया में तहलका जाने का इरादा। अमसाल ने जोश में आते हुए कहा, गुड़िया वो तो तुम ना भी बताओ तो हमें पता है, तुम लोगों के बिजनेस वर्ल्ड में कदम रखते ही एक न थमने वाला तूफान आएगा। नाकाबिले फरामोश किस्म के वाक़यात रोनुमा होने शुरू हो जाएंगे। लोग सदियों याद रखेंगे कि बिजनेस की दुनिया में कोई आया था। दरियाब ने हंसते हुए कहा, बस कभी गुरूर नहीं किया। अमसाल ने फर्जी गाले जाड़े। कैसी जा रही है आपकी स्टडी? फौजिया बेगम के भांजे अदनान शाह ने पूछा। जी बहुत अच्छी। अमसाल ने मुख्तसर जवाब दिया। वो काफ़ी देर से इसकी नज़रें अपने ऊपर महसूस कर रही थी। बिजनेस लाइन में किस तरफ आने का इरादा है? रेस्टोरेंट बिजनेस? आपका इंटरेस्ट किस में है? अदनान शाह ने मुस्कुराते हुए कहा। वो हाँ बात लंबी किए जा रहा था। काफ़ी देर से तमीज़ का मुजाहरा करते अमसाल के सबर जवाब दिया। असला ह्यूमन और ड्रग स्मगलिंग में है। आपको पता है मुझे असला, मंशियात और लोगों को अगवा करके दूसरे ममालिक में स्मगल करने का बहुत शौक है। शुरू में स्मगलिंग करना तक महदूद रहने का इरादा है, फिर आहिस्ता आहिस्ता कारोबार को फ़रोग देते अगवा, बराए तावान, डकैती की वारदातें और बत्ताखोरी को भी शामिल कर लेंगे। अमसाल ने दांत पीसते हुए, साले तुम्हें शायरी बुला रहा है, उठो जाओ भाई की बात सुनो। सारिया बेगम जो सुकून से बैठी थी अमसाल की पटरी से उतरता देखकर इसे वहाँ से उठाने। नहीं मामा, मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आई। अमसाल ने नफ़े में सारी, ये लड़की आज पिटेगी मेरे हाथों। सारिया बेगम ने गिलास पटा। क्या हुआ हालिया, किसकी बात कर रही हैं? आयशा ने पूछा। एक ही मेरी जानकार हो गया, सारिया बेगम ने बड़बड़ाई। अमसाल की बात क्या और कौन हो सकता है? क्या कर दिया है इसने? करना क्या, मेहमानों के पास बैठी पटर पटर कर रही, क्या सोचेंगे भाभी के मैके वाले कैसी लड़की है? हो खाला, कुछ नहीं करती वो, आप परेशान ना हो। आप भी तो हर वक्त इसको टोकती रहती हैं। एक तो मुझे समझ नहीं आती कि ये हर बंदा इसकी हमायत में क्यों खड़ा हो जाता है। वो पहले ही बहुत बिगड़ी हुई थी, रहती कैसर और यहाँ आके पूरी हो गई है। सारिया बेगम जिद छुई। क्या हुआ खाला, कौन बिगड़ गया? आदल ने किचन के दरवाजे पर खड़े होकर पूछा। अपनी बेटी की बात कर रही हूँ, सारिया बेगम ने कहा तो इसने ज़ीरो शेप में लब सुकेड़े। अच्छा आयशा, मुझे एक कप चाय बना दो, आदल ने कहते हुए बाहर निकल गया। अचानक लाउंज से अमसाल का कहना बंद हुआ तो सारिया बेगम का पाई हरा। आयशा बस बहुत हुआ, इस लड़की को बुलवाओ वहाँ से, वरना मैं मेहमानों का लिहाज किए बगैर जूतियों से मारती हुई उठा कर लाऊंगी।
सारिया बेगम ने कहा तो वो सर हिलाते हुए बाहर निकल गई। गुड़िया यहाँ आओ, बात सुनो। आयशा ने लाउंज के दरवाजे पर खड़े होकर अमसाल को आवाज़ दी तो वो उठ कर बाहर। जी आपको कोई काम था? इससे पहले वो बात करती करती सारिया बेगम ने उसे बाजू से पकड़ा और तकरीबन खींचते हुए ले जाकर स्टडी में बैठे शैया के पास बैठा। पकड़ो इसे, ये अब यहाँ से हिलनी नहीं चाहिए वरना मैं बता रही हूँ शायरी बहुत बुरी तरह से पेश आऊँगी। सारिया बेगम ने वार्न किया। क्या मामा अब क्या कर दिया मैंने? चुप, एकदम चुप, खबरदार एक लफ्ज़ भी बोली तो किसी के सामने तो मेरी इज्जत रहने दिया करो। सारिया बेगम ने सख्ती से कहा। तुम साल मुँह बना के रहेगी। पास बैठी अमान और आदल ने मुस्कुराहट दबाई। अच्छा मामा कुछ नहीं करेगी, आप चाहेंगे पास मेरे पास बैठी है। मामा मेरा मोबाइल तो भिजवा दीजिएगा, मैं यहाँ बैठे बैठे बोर हो जाऊँगी। मिसाल ने कहा। मजाल थी जो किसी भी बात की परवाह करती या संजीदा लेती। वो इसे घूरते हुए बाहर निकल गई। शहया चूँकि अमान और दरियाव से काम के हवाले से डिस्कस कर रहा था तो इसने इसे डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा, तो वहीं घुटनों पर कोहनियाँ रख के गालों पर हथेली टिकाए खामोशी से बैठ गई। ये लड़की इस तरह खामोशी से बैठी और भी क्यूट लगती है। आदल ने इसे देखते हुए सोचा। इस तरह बैठे जब इसे आधा घंटा गुजर गया तो शैया की नज़र इस पर पड़ी तो मुस्कुरा दी। अच्छा ज़रिया भाई, बाकी हम बाद में कर लेंगे। शैया ने लैपटॉप ऑफ करते हुए कहा तो इसने सार हिला दिया। मेरा सोना बोर हो रहा है। शहया ने अमसाल की तरफ मुड़ा तो इसने सार हिलाया। जी शहर चलें, वहाँ जाकर क्या करेंगे? अमसाल ने मुँह मोड़ा। अच्छा फिर मुझे ना कुछ नया करना है। अच्छा अमसाल क्या करना है? अच्छा मसलन क्या करना है? शैया ने इसके अंदाज़ पर मुस्कुराया। काफ़ी दिन हो गए हम बाइक रेस नहीं लगाई। अमसाल ने आंखें घुमाई। बिल्कुल भी नहीं, पिछली दफ़ा भी पाजल को चोट लगी थी। शैया ने कहा तो अमसाल का मुंह और आंखें खुली थी। आप आपको कैसे पता? अमसाल ने हैरानी। मुझे सब पता होता है मेरे बिगड़े शहजादे कब कहाँ और किस सिलसिले में मौजूद हैं। शैया ने इसके पौनी उतार का पास सेट करके दोबारा लगाई। हाँ भाई, हमें हमारी जासूसी करते हैं, नजर रखती हैं हम पे। अमसाल ने आंखें मिलाते हुए कहा। बिल्कुल रखनी पड़ती है वरना तुम लोग पता नहीं कब क्या कर जाओ। शैया ने हल्की सी मुस्कुराहट से कहा तो वो हंस दी। ध्यान से ब्रो, इसका भाई पास बैठा है, लगता है पहले वाली ठकाई भूल गए हो जो फिर से पिटने की शदीद तलब हो रही है। आदल को अमसाल की तरफ देखता पाकर अमान ने कहा। वैसे तुम आजकल कुछ ज़्यादा ही नहीं घर में पाए जाते हो। है अमान ने आदल को कहा तो इसने से घूरा। घूरो मत, पहले तो ममानी के लाख बार कहने पर आते थे और वो भी घंटे 2 घंटे के लिए, और अब तो आए रोज टपके होती हो। अगर किसी ने पूछ लिया तो? अम्मान ने कहा। वो दोनों चौंके हल्का आवाज़ में बात कर रहे थे इसलिए सामने बैठे अमसाल, शहरियार और जरिया तक इनकी आवाज़ नहीं पहुंच रही थी। चलें फिर, रेस नहीं लगाने देनी तो बास्केटबॉल खेलते हैं। अमसाल ने बेजारी से कहा तो वो दोनों उठ के। हाँ तुम बताओ आदल, आजकल ज़्यादातर घर में ही पाए जाते हो। खैर है, पुलिस स्टेशन में काम नहीं होता क्या? जरियाब ने आदल को मुखातिब करते हुए कहा। अम्मा ने इसे जताती नज़रों से देखा तो वो खिसिया गई। ये आपकी काफ़ी। सानिया ने लान में शशम के दरख्त के नीचे बैठे दरियाब के आगे का रखा और उल्टे पाँव वापस मुड़ी। सुनो, दरियाब ने इसे पुकारा तो वो रुकी लेकिन पलटी नहीं। यहाँ आओ, दरियाब ने कहा तो छोटे छोटे कदम उठाती के सामने जा खड़ी हुई। जी बैठो, बैठ जाओ। यकीन करो मैं बंदे बिल्कुल भी नहीं खाता। दरियाब ने इसे अपनी जगह से हिलते ना देखकर हल्के फुल्के अंदाज में कहा तो वो कुर्सी के किनारे पर टेक गई। दरियाब ने कप उठाया, काफ़ी पीने लगा। काफ़ी देर तक जब इसकी तरफ से कोई रिस्पांस न आया तो सानिया ने सर उठा कर देखा। वो नहायत इत्मीनान से काफ़ी पीने के साथ साथ इसे देख रहा था। जो पहले ही बड़ी मुश्किल से बैठी हुई थी कंफ्यूज होकर उंगलियां में लौटने लगी। इसकी हालत देखकर दरियाब हल्का सा तो स्टडी कैसे जा रही है तुम्हारी? दरियाब ने जी बेहतर या क्लिफ से जवाब आया। और कितना पढ़ना है तुमने? जल्दी कर लो यार, वैसे भी मैं सोच रहा हूँ कि मामा से बदकार ही ना। दरियाब की बात पर इसने नज़र उठाई। इसको अपनी तरफ देखता पाकर इधर उधर देखने लगी। किस बारे में? सानिया ने पूछा तो दरियाब ने सर बिठाया। इस बार इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हूँ ना, तो इस बारे में पूछना था कि कौन सी सीट पर लड़ूँ, प्राइम मिनिस्टर की या चीफ मिनिस्टर की? दरियाब ने तब कहा तो इसने सर। तो फिर कौन सी सीट डिसाइड की आपने? सानिया ने कहा तो दरियाब का दिल किया कि अपना सर दीवार में दे मारे। तुम बताओ किस सीट के लिए लड़ूं? दरियाब ने चबा चबा कहा। मुझे क्या पता, जो आपको ठीक लगे। मैं क्या कह सकती हूँ? हाँ मगर प्राइम मिनिस्टर का उहदा बड़ा होता है, इख्तियारात भी ज़्यादा होते हैं, बंदा पावरफुल भी होता है, तो प्राइम मिनिस्टर की ही सीट बेहतर रहेगी। आपका क्या ख्याल है? वो जो थोड़ी देर पहले कंफ्यूज बैठी थी अब बढ़ चढ़ के मशवरे दे रही थी। मेरा ख्याल है कि आपको इस वक्त जाना चाहिए। दरियाब ने दांत पीस कर कहा तो वह सर हिलाती उठ खड़ी हुई। और सुनो, ये अमसाल से ना थोड़ा दूर ही रहा करो, तुम पर भी इसके असरात ज़ाहिर होना शुरू हो गए हैं। वो ना समझी से देखते हुए चली गई। या अल्लाह मुझ पर रहम करना। दरियाब ने सर उठाते हुए आसमान की तरफ देखा तो इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अमसाल और बादल शीशम के दरख्त की टहनी पर बैठे अपनी हंसी रोकने के चक्कर में सो हो रहे थे। अगले ही लम्हे दोनों हंस हंस कर दोहरे हो रहे थे। वो होंक बना दोनों को देख रहा था। हंसते हंसते दोनों ने नीचे छलांगे लगाई। वो ज़मीन पर बैठे लोटपट हो रहे थे। यार साले, मैं भी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहता हूँ। हाँ ले लो। फिर भी सानिया से मशवरा ले लेना। दरिया भाई भी अहम मामलात में शान मशवरा लेते हैं। और
I'm sure الیکشن کے بعد اس کو اپنا خاص مشیر مقرر کریں گے، ہے نا امثال نے ہنستے ہوئے کہا۔ تم دونوں اوپر کیا کر رہے تھے؟ ہم لوگ بیٹھے تو سیلفی لینے کے لیے تھے، لیکن یہاں پر کچھ اور بھی دیکھنے کو مل گیا۔ ہاں نا، یہاں یہ، وہاں امان لالا، ایک ہم ہی ہیں جو ابھی تک ایویں پھرے ہیں۔ باس نے کیا مطلب؟ امان کیا؟ دریا اپنے چونکا۔ وہ مان لالا اس سے پہلے وہ بات پوری کرتا امثال نے اس کے پاؤں پر اپنا پیر مارا۔ وہ کرا کرے گا ٹہلی تھلے بیٹھے، ہاں بیٹھے، کریے پیار دیاں گلاں، کریے پیار دیاں گلاں۔ وہ دونوں گلا پھاڑ کر شروع ہو چکے تھے۔ تم دونوں منہ بند کرنے کا کیا لوگ آپ کی وگوکار؟ دونوں نے یک زبان ہو کے کہا، واٹ، تم لوگوں کا دماغ ٹھیک ہے؟ میری موسٹ فیوریٹ کار ہے وہ۔ دریافت تقریباً جی ہاں تھا۔ ہاں، پریشانی سے تو نہیں؟ ویسے بھی اگر یہ بات عادل لیلا کو پتہ چل گئی تو کہ تم ان کی بہن کو پٹا رہی ہو تو کیا ہوگا؟ ہم سے بہتر جانتے ہیں آپ، امثال نے کہا۔ استغفر اللہ، پٹا نہیں رہا تھا، شادی کرنا چاہتا ہوں۔ دریافت نے انہیں گھورا۔ اچھا چلے چابی نکالے، جلدی کرے، باسل نے کہا۔ نہیں بھائی، میں نہیں دے رہا تم لوگوں کو، کوئی اور گاڑی لے لو یا پھر کچھ اور مانگ لو۔ دریافت نے صاف انکار کیا۔ ٹھیک ہے، ہم ہدی کے لیے ثانی کا رشتہ مانگ لیتے ہیں۔ آپ بتائیں، اس کا ہاتھ مانگنے آپ کے پاس آئیں یا پھر حدیجہ حالہ کے پاس جائیں؟ امثال نے آنکھیں مٹکائی۔ واٹ؟ وہ ایک بار پھر اچھلا۔ ہاں تو آپ نے خود ہی کہا کہ کچھ اور مانگ لو۔ آپ بتائیں، چابی یا ثانی؟ ویسے بھی کافی دنوں سے ہماری نظر تھی، پہلے سوچا ہوا تھا کہ بھائی سے کہیں گے، مگر اب تو مفت میں مل رہی ہے نا، امثال نے کہا۔ اچھا یہ لو، پکے بلیک میلر ہو تم لوگ۔ دریافت نے چابی نکال کر امثال کے ہاتھ پر رکھی جو بازل نے اچھلی۔ اب تو دونوں اپنا منہ بند رکھو گے، ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پر جو چل رہا تھا وہ ہم نے نہ دیکھا نہ سنا۔ امثال نے بازل کے ہاتھ پر سے چابی چھینی۔ کسی سے تم پیار کرو، پھر اقرار کرو، کہیں نہ پھر دیر ہو جائے، کہیں نہ پھر دیر ہو جائے۔ انگلی میں چابی گھماتی وہ گنگناتی ہوئی چل دی۔ اس کے پیچھے فاضل بھی ہو لیا۔ عادل ٹھیک کہتا ہے، پورے فتنے ہیں، گھر کا کوئی کونا ان سے محفوظ نہیں۔ کتنے شوق سے لی تھی میں نے یہ گاڑی۔ وہ پوچھ میں کھڑی اپنی گاڑی پر حسرت بڑی نظر ڈال کے رہ گیا۔ باسی کمینے، تم نے میری چاکلیٹس کیوں لی ہیں؟ ساری فریج خالی کر دی، ایک آدھ تو چھوڑ دیتے۔ امثال نے بازل کے سر پر کھڑے ہو کر کہا تو بازل نے ذروا کی طرف دیکھا۔ آخر کو اسی نے تو دیکھا تھا اسے امثال کے روم سے فریج سے نکالتے ہوئے۔ سالے میں نے نہیں، ذروا نے نکالی ہے، میں خود دیکھا تھا اس کو لیتے ہوئے۔ بازل نے سارا ملبہ ذروا پہ گرایا تو پاس بیٹھی ذروا کا منہ کھلا تھا۔ نہیں آپا، میں نے نہیں نکالی، سچی کہہ رہی ہوں، آپ قسم لے لیں مجھ سے۔ ذروا تو رونے والی ہو گئی تھی اس کی حالت دیکھ کر۔ امثال مسکرائی۔ ریلیکس، میں جانتی ہوں تم نے نہیں لی، اور جس نے لی ہے وہ بچ جائے میرے ہاتھوں سے۔ امثال کہتے ہوئے صوفے پر سے کشن اٹھا کر بازل کو مارنا شروع کر دی۔ اس کے ہاتھوں میں جو کچھ آ رہا تھا وہ اٹھا کر ماری تھی، یہاں تک کہ ذروا کے بکس اور نوٹس بھی محفوظ نہ رہے۔ شور کی آواز سن کر بھی چند کمرے سے نکلی تو لاؤنج کے ابتر حالت دیکھ کر چکرا کے رہ گئی۔ کشن زمین پر پڑے اسلامی دے رہے تھے، صوفوں کے کور نیچے پڑے تھے، ذروا کے نوٹس اور اسائنمنٹس کے ورق الگ الگ ہو کے سارے لاؤنج میں ڈرار سے بچھڑی ہوئی کوئی کونج کی مانت ادھر ادھر اڑ رہے تھے۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بیجان نے سخت لہجے میں کہا۔ لڑائی، امثال بیجان کو یک لفظی جواب دے کر دوبارہ بازل کے بال کھینچنے میں مصروف۔ ہائے لڑکی، چھوڑو اسے، کیا ہو گیا؟ بچے کی جان لینی ہے کیا؟ بیجان نے بازل کی چیخو پکار سن کر امثال کو گرکا۔ بیجان، یہ ہمیشہ میری چیزیں چوری کرتا ہے، چور کہیں کا۔ شرم کرو لڑکی، تمیز سے بات کیا کرو۔ بھیا تمہارا بھائیوں سے ایسے بات کرتے ہیں؟ عزت سے بات کیا کرو، بڑا ہے تم سے، چاہے کچھ منٹ سے صحیح۔ آج سے تم اس کو بھی عزت کیا کرو گی جیسے شہریار اور ردیف کی کرتی ہو۔ اور اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتی، امثال کا بلند و بانگ کہکا لانچ میں سنائی دیا۔ بیجان نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ لڑکی، تم یوں منہ پھاڑ کر کیوں ہنس رہی ہو؟ میں نے کون سا لطیفہ سنایا تمہیں؟ بیجان، یہ لطیفہ ہی تو ہے، میں اس لنگور کی عزت کروں گی، امثال نے ہنستے ہوئے کہا تو بازل جو بیجان کی بات سن کر چوڑا ہو رہا تھا، امثال کی بات سن کر بجھ کر رہ گیا۔ ہاں تو کمال کرتے ہیں آپ، بتا دو، میں یعنی کہ میں اس آسٹریلین بندر کی عزت کروں گی، تمیز سے پیش آؤں گی، ہاں ہاں ہاں۔ امثال سر پیچھے گرا کر ہنسی۔ اچھا بس کرو ہنسنا، زیادہ ہنسنا اچھا نہیں ہوتا، نظر لگ جاتی ہے۔ بیجان نے کچھ کہا تو کچھ دیر تک اس کی ہنسی تھمی تھی۔ اگلے ہی لمحے دوبارہ فرش پر بیٹھی لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ اس کو یوں ہنستے دیکھ کر بیجان بھی روح موڑ کر مسکرائی تھی۔ کیا بات ہے بھائی، یہ آج ٹیبل پر اتنی خاموشی کیا؟ مصطفیٰ شاہ نے پوچھا۔ حالانکہ یہ انہی کا اصول تھا کہ کھانا خاموشی سے کھانا چاہیے، لیکن ان دونوں کے آنے سے حویلی کے کچھ کیا تقریباً سارے اصول پتہ نہیں کس کونے خدرے میں جا سوئے تھے۔ ہر وقت حویلی میں کچھ نہ کچھ ان کی بدولت دیکھنے کو مل رہا تھا۔ اب تو سب کو عادت ہو گئی تھی، حویلی میں داخل ہوتے ہی اگر خاموشی استقبال کرتی تو لازمی پوچھا جاتا کہ خیر تو ہے، آج اتنی خاموشی کیوں؟ اور ایک ہی جواب ہوتا کہ امثال اور فاضل گھر پر نہیں ہے۔ کھانے کی ٹیبل پر بھی جب تک ان کی پٹر پٹر چلتی رہتی، سبھی افراد بیٹھے رہتے، ان کے اٹھنے کے بعد سب اپنی اپنی نشست چھوڑتے۔
हामा वक्त एक मुस्कुराहट रहने लगी थी सबके चेहरों पर। इस वक्त भी सभी इनकी पटर पटर को मिस कर रहे थे, लेकिन वो खामोशी से खाना खाने में मसरूफ़ थे। कासिम शाह ने फौजिया बेगम के इशारे से पूछा तो उन्होंने नफ़ी में सर हिला दिया कि वो नहीं जानती। मुस्तफ़ा शाह ने जब इनकी खामोशी को तोवील होता देखा तो कहे बगैर न रह सके, मगर इन दोनों की तरफ से जवाब न पाकर इन्हें तशवीश हुई। साले पुत्र क्या बात है, तबीयत तो ठीक है? मुस्तफ़ा शाह ने पूछा तो इसने सामे हाँ में सर हिला दिया। अलबत्ता मुँह से एक लफ्ज़ भी नहीं बोली थी। किसी ने कुछ कहा है क्या? मुझे बताओ किसकी जुर्रत हुई है जो हमारी लाडो को कुछ भी कहे? इनके पूछने की देर से कि अमसाल फाट पड़ी, आपकी बीवी। दादा जानी आपकी वीरी हन इतना डांटा है ना? अमसाल ने हाथ फैलाकर कहा। हैं क्यों? बस मर्जी इनकी, कहती हैं आज से तुम लोगों को मैं खींच कर रखूँगी, सारी अय्याशियाँ सारे लाड खत्म, तुम लोग वैसे रहोगे जैसे शाह खानदान के बच्चे रहते हैं। अमसाल की बात सुनकर उन्होंने हाजरा शाह की तरफ देखा। क्यों भाई, वजह जान सकते हैं हमारे शहजादों को डांटने की? मुस्तफ़ा शाह ने हाजरा शाह से संजीदा लहजे में कहा। छोड़े दादा जानी, मुझे ना अब आपकी ये वाली बीवी नहीं पसंद रही, आप चेंज कर ले। अमसाल ने इसके अंदाज में कहा जैसे बीवी ने ही ड्रेस चेंज करना है। बेजान का मुंह खुला था। सब लोग अपना अपना खाना शुरू कर चुके थे। जिस चीज़ को वो मिस कर रहे थे वो शुरू हो चुकी थी। इतनी खामोशी और तमीज़ से बैठे थे, क्या ज़रूरत थी छेड़ने की? निसारिया बेगम ने बड़बड़ाते हुए रासिम शाह से कहा तो वो मुस्कुरा दी। तौबा तौबा लड़की, कितनी बड़ी गद्दार हो तुम। कल तक तो यही दादी हाजरा डार्लिंग थी और आज पसंद ही नहीं रही। मिजान ने सदमे से कहा तो सबने मुस्कुराहट दबाई। हाँ ना दादा जानी, बस आप ना दूसरी शादी कर लिया, मैं ना ढेर सारा इंजॉय करूँगी, नए कपड़े जूते ज्वेलरी बनवाऊँगी, मंगनी ढोलकी मेहंदी बारात वलीमा मकलावा, कितने ढेर सारे फंक्शन होंगे ना, मैं और बाजी तो धमाल डालेंगे, फायरिंग पटाखे वगैरह खूब आतिशबाजी करेंगे। बारात के लिए ये गाड़ियों की एक लंबी लाइन लेके जाएंगे, या हर को पता चलना चाहिए ना कि मुस्तफ़ा शाह की शादी हो रही है। अमसाल ने खाना छोड़कर हाथ नचा नचा कर प्लान कर रही थी। ठीक है, जैसा मेरा पुत्र के मुस्तफ़ा शाह की हामी पर बेजान के मुंह के साथ अब की बार आंखें भी खुली थी। लाउंज में दबी दबी हंसी गूंजी थी। तो ठीक है, मैं आपके लिए प्यारी सी कोई बूढ़ी देखना शुरू करती हूँ। बूढ़ी क्यों? आसिम शाह ने मुस्कुराते किया। अब इस उम्र में इन्हें लड़की मिलने से तो रही, कोई ना कोई बेवा या तलाक याफ्ता तो मिल ही जाएगी। ना भी मिली तो हम लोग खुद ही कोई बेवा कर लेंगे। क्यों अमसाल, बस आप ये बताएं आपको बूढ़ी चाहिए कैसे? अरे छोड़ो ना बाजी, दूल्हे इन मामलात में नहीं बोला करते, हम लोग खुद ही फाइनल कर लेंगे, बस आज से हम तलाश नई दादी शुरू। अमसाल ने कहा तो बादल ने हाँ में हाँ मिलाई। फिर मैं और नई दादी एक टीम बनाकर पुरानी दादी के खिलाफ साजिशें किया करेंगे। अमसाल ने पुरजोश हुई। पुत्र जी मेरी तरह लाड़ नहीं उठाएगी और ना ही तुम्हारी उल्टी सीधी हरकतों पर तुम्हारा साथ देगी, बिचा ने जताया। हाँ तो मैं डील करके लाऊंगी ना, कहने अगर इन्हें मुझ पर पाबंदियाँ नहीं लगाएंगी। वैसे कितना मज़े आएगा ना, तो दो दो दादियाँ हो जाएंगी, दोनों सोतनों की आपस में ठहनी रहेगी। वह कहेंगी मेरी हुकूमत हो रही है, कहेंगी मेरी हो। घर में हर वक्त एक माहौल सा बना रहेगा। और दादा नानी जब बाहर से आया करेंगे तो दोनों आपस में झगड़ा करेंगे कि एक कहेगी आइए मेरे साथ खाना खाएंगे तो दूसरी कहेगी नहीं मेरे साथ। इसी बात में हाथापाई तक पहुंचा पहुंचेगी, दोनों एक दूसरे के बाल और मुंह नोच रही होंगी। चीखो पुकार हो रहेगी। मुलाजिम और घर वाले इकट्ठे हो जाएंगे। आप इनको छुड़वाने के लिए आगे बढ़ेंगे तो वो दोनों एक दूसरे को छोड़कर आपको पकड़ लेंगे। आपकी दूसरी बहू की चल फड़नी हाजरा, इन्हों सारा फसाद इधर ही फैलाया हुआ है और आपको पकड़कर आपकी पिटाई कर दिया करेंगे। कमीज़ के गिरबान और आप अपनी अपनी तरफ खींचने के चक्कर में बाजू भी फट चुके होंगे। मुंह पर जा बजा नानों के निशानात होंगे। आपका सर भी आधे बालों से महरूम हो चुका होगा। बड़ी मुश्किल से आप जान हलासी करवा के निकलेंगे। घर में हर वक्त की फ्री इंटरटेनमेंट भी असर होगी। जब जब आप दोनों से पिट कर बाहर निकला करेंगे तो आप लोग आपसे आपकी हालत के बारे में पूछा करेंगे तो आप बड़े फहर से सीना फैलाकर बाल सेट करते हुए कहेंगे कि इन बेवकूफ़ औरतों को जब तक दो दो न लगाऊं ना इनको चैन नहीं पड़ता। डाइनिंग टेबल पर सिर्फ अमसाल की फराटे बढ़ती जुबान सुनाई दे रही थी। बाकी सभी अपने अपने कह जुबाने के चक्कर में सुर हो रहे थे। इन सब की खामोशी महसूस करते अमसाल इनकी तरफ मतवज्जो हुई। क्या हुआ, आप लोग खामोश क्यों हो गए? क्या हाल है दादा जानी? फिर कब से लड़की ओह सॉरी बूढ़ी देखने के लिए निकले? अमसाल ने सबको खामोश पाकर कहा। पुत्र क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम किसी तरह इसी दादी के साथ एडजस्ट कर लो? शादी के बाद का जिस तरह का तुमने नक्शा खींचा है ना, मेरी गुजरी हुई और आने वाली 7 नस्लों के भी तौबा जो दूसरी शादी के बारे में सोचे। भी पुत्र इस गांव में और भी बाहर दुनिया में भी बड़ी बड़ी इज्जत है जिसकी तुमने बातों ही बातों में दही बना कर रख दी। अगर शादी हो गई तो क्या होगा? मुस्तफ़ा शाह बेचारगी से भरपूर आवाज़ सुनकर सबका कब का रुका कहका बुलंद हुआ। बाबा जान ठीक कह रहे हैं बेटा, कहीं ना कहीं अगर हमारे दिल में भी दूसरी शादी की ख्वाहिश थी तो तुम्हारी बात सुनकर अंदर ही कहीं अपनी मौत आप मार चुकी है। कासिम शाह ने हंसते हुए कहा। अगर आप भी ना मरती तो क्या करती भाईजान? लाला रो नबर्तन
समेटते हुए कहा, अच्छा अगर नहीं करनी तो हमारी पुरानी दादी के साथ ही सुलह करवा दे, मजबूरी है, सबसे बड़ा वोट है वो हमारा इस घर में। हम साल दो के लहजे में कहती हूँ बीजान के गली, चल हट, कोई नहीं करनी मैंने सुलह, कैसे मुझे छोड़कर नहीं दादी के प्लान कर रही थी, गद्दार किंग की बीजान ने मसनूई नाराज़गी से कहा। प्लीज़ ना, मुझे बेवकूफ़ नादान समझकर माफ़ कर दीजिए ना, उन्होंने सफ़ा चटिनका किया। ठीक है, नहीं तो ना सीधा था, जानी आप नई वाली का ही बंदोबस्त करें, हम सारा अपनी जगह पर बैठे। अच्छा चल किया माफ़, क्या याद करेगी कैसे सही दादी से पाला पड़ा है। सबको हंसा मुस्कुराता और खुश देखकर भी जाना सौदा से मुस्कुरा दी। आप ही मैं बोर हो रही हूँ, जरवा ने अमसाल के पास लान में गाल पर बैठी हुई देख लो। अमसाल ने बुक से नज़र उठाकर कहा, दोबारा मसरूफ़ हो गए। ओहो, आपको छोड़े ना, फिर पढ़ लीजिएगा। जरवा ने बुक्स इसके हाथ से पकड़कर साइड पर रखी। अच्छा बताओ क्या हुआ है, अमसाल ने कहा तो सोच में पड़ गई। बोलो। वो आपो ऊपर देखे, मुझे ना वो वाले अमरूद लेने हैं। सरवा ने अमरूद के दरख्त की तरफ इशारा किया तो इसने, चलो मैं नीचे फेंकूंगी, तुम कैच करती जाना। मिसाल कहते दरख्त पर चढ़ी। अब इसने 4 अमरूद तोड़े थे कि गेट से आदल की पुलिस की आबादी दिखाई तो जरवा तो आदल को जीप से उतरता देखकर ही गधे के साथ से सींग की तरह गायब हो गई थी। जरवा मैं फेंकने लगी हूँ यार, कैच करो ना, नीचे गिरकर खराब हो रहे हैं। अमसाल ने अमरूद नीचे ज़मीन पर गिरते देखकर कहा, यार जवाब तो दो, हूँ हाँ ही कर दो, खाने बैठ गई हो क्या? अमसाल नीचे मुसलसल आवाज़ें दे रही थी मगर वो वहाँ होती तो जवाब देती। अलबत्ता आदल इसकी आवाज़ सुनकर वहाँ पहुँच चुका था। फेंको मैं कैच करता हूँ। नीचे से आदल की आवाज़ सुनाई दी, वो जो ढीले अंदाज में नीचे झुकी जरवा को तलाश कर रही थी। आदल की आवाज़ पर उछली, तवाज़ुन बरकरार न रहने की वजह से नीचे खड़े आदल के कदमों में आकर गिरी। इसको इस तरह गिरता देखकर आदल का कैका बेजाता था। हद है, बंदा बता ही देता है, ये पुलिस वालों की तरह छापा मारने की क्या तुक बनती है। अमसाल ने कमर पर हाथ रखते हुए इसे घूरा। तुम ऊपर क्या कर रही थी? आदल ने पूछा। कश्मीर आज़ाद करवाने के लिए मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से रब्ता कर रही थी। हाय, अमसाल ने कमर मसलते हुए करा कर कहा तो आदल मुस्कुराया। वैसे एक बात तो बताऊं, कहीं तुम इस बंगाली बाबा से मिलकर तो नहीं आ रहे जो महबूब आपके कदमों वाला तवीज़ देते हैं? लेकिन इस सूरत में आपको अपने महबूब के पास जाना चाहिए था ना। अमसाल ने एक कदम आगे बढ़ाया। मेरा महबूब थोड़ा बदतमीज़ और हसास हार फिरा है, इस पर कोई तवीज़ असर नहीं करेगा, अगर करेगा भी तो वो कदमों में नहीं उल्टा गले पड़ेगा। आदल इसको पीछे चल पड़ा। ओह, तो महबूब का रोग भी पाला हुआ है एसपी साहब ने, मैं तो एवं ही आपको खड़ूस और खुश मज़ार बंदा समझती रही। अमसाल भी हैरान हुई। वैसे क्या करता है? इससे एक कदम आगे चलती अमसाल ने रुक कर राजदारी से पूछा, कौन? आदल ने ना समझी। आपका महबूब और कौन? अमसाल ने कहा तो वो मुस्कुराए। तंग करता है, लोगों को नाक में दम कर रखा है और मुझे तो तंग करने के साथ साथ डिस्टर्ब भी करता है। इसने मुस्कुराती हुई अमसाल के गल पर पड़ने वाली डिम्पल को गहरी नज़रों से, छोड़ दें पागल लड़की, महबूब छोड़े थोड़ी ना जाते हैं, इनके साथ तो आखिरी सांस तक निभाई जाती है और बिगड़े हुए तो कुछ ज़्यादा ही खास और दिल के नज़दीक होते हैं, तो सुधार लें। अमसाल ने अपनी तय मशवरा दिया, इसके सुधरने के चांसेस नहीं है अब, और वैसे भी मुझे वो बिगड़ा हुआ ही अच्छा लगता है। इसकी शरारत और हंसी की आदत होगी, अब तो अगर वो खामोश बैठा हो तो तशवीश नहीं होने लगती। आदल ने मुस्कुराते लहजे में कहा, तुम शाहरुख का पूरी की तरह रिश्ते करो, कहीं आप नशा वशा करके तो नहीं आए जो ऐसी बातें कर रहे हैं। अमसाल ने इसका जायज़ा लिया। अस्तगफिरुल्लाह, आदल के कहने पर अमसाल हंसी थी। अच्छा मुझे नहीं मिलवाएंगे इस इंसान ने इश्तियाक से। हाँ बिल्कुल, तुम्हें नहीं मिलवाऊंगा तो और किसे मिलवाऊंगा? पहले मुझे दासों से तो बात कर लेना है। तो बालकोनी में खड़ी हदीजा बेगम इनको यूँ बातें करता देख दिल ही दिल में दोनों की नज़र उतारती नीचे चली गई। साले आ जाओ ना, मैं कब से वेट कर रहा हूँ। पोर्च में गाड़ी के पास खड़े बादल ने बेजारी से कहा। इसका सुर्ख होता चेहरा देखा वो चुंगे। क्या हुआ बादल, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? अमसाल फिक्रमंदी से पूछा। पता नहीं सर में दर्द हो रहा है, शायद बुखार हो गया है। अमसाल ने इसके माथे पर हाथ रखा। अच्छा तुम ऐसा करो, तुम रहने दो, मैं अकेली चली जाती हूँ, बस असाइनमेंट सबमिट करवा कर वापस आ जाऊंगी। अमसाल ने इसे चाबी दी। पक्की बात है ना? बाजिल ने कहा तो ड्राइविंग सीट पर बैठी अमसाल ने इस बात में सर हिला दिया। अभी वह गाँव के हदूद से निकली ही थी कि इसे एक गाड़ी खड़ी दिखाई दी जिसके पास एक नौजवान और एक बुजुर्ग खड़े थे। इनको क्रॉस करने के बाद इसने ख्याल है कि शायद इन्हें हेल्प की ज़रूरत, यही सोचते हुए इसने गाड़ी रिवर्स की और इनके पास जाकर खड़ी। क्या हुआ हैरियत, कोई मसला है क्या? अमसाल ने शीशा नीचे किया। नहीं कुछ खास नहीं, बस गाड़ी खराब हो गई। नौजवान ने कहा, क्या मैं कोई हेल्प कर सकती हूँ? अमसाल ने ग्लासेस हिजाब पर अटके। नहीं शुक्रिया, ड्राइवर को फ़ोन कर दिया, वो आता होगा। नौजवान ने कहा, पुत्र ये हम शहर तक छोड़ दो। इससे पहले वो गाड़ी आगे बढ़ाते एक बुजुर्ग खातून ने गाड़ी से निकली तो वो दोनों मर्दों ने इन्हें देखा। ठीक है आ जाइए। अमसाल ने डोर अनलॉक करते हुए अकेला किया। इनके साथ एक 23-24 साल लड़की भी थी। वो दोनों और नौजवान पीछे बैठ गए। अंकल आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? अमसाल ने कहा। अमसाल कहाँ ज़्यादा देर तक चुप रह सकती थी। बेटा हम लोग इसी गांव में रहते हैं, जमाल शाह नाम है हमारा, ये मेरा पोता सदाम शाह।
साथ मेरी पोती सिदरा और मेरी बीवी सरैया शाह हैं। बुजुर्ग आदमी ने अपना तारुफ करवाया तो इमसाल का पाँव बेअख्तियार ब्रेक पर गया। जमाल शाह का सर डैशबोर्ड पर लगते लगते बचा, जबकि पीछे बैठे इन तीनों का सर भी अगली सीटों से टकराए थे। इमसाल ने चूंकि सीट बेल्ट लगाया था इसलिए वो सुकून से बैठी रही। गहरी सांस भर के इसने दोबारा घड़ी स्टार्ट की। मैं अमसाल शाह, रासम शाह की बेटी। अमसाल का तारुफ करवाने का अंदाज हमेशा शाहाना होता था। हम जानते हैं बेटा आपको, जमाल शाह ने कहा। ओ, तो हमसे पहले हमारा तारुफ पहुंच चुका है, इसका मतलब हासिल मशहूर हैं। हाँ, बहुत कुछ सुन चुके हैं बहुत से लोगों की ज़बानी। जमाल शाह ने मुस्कुराते हुए कहा तो वो खिलखिला कर हंस दी। बस अंकल, कभी गरूर नहीं किया, अमसाल ने हंसते हुए कहा। हाजरा शाह कैसी है, सरैया शाह ने पूछा। ठीक है वो, वैसे आंटी आपके लहजे में फ़िक्र बता रही है। इनका और आपका रिश्ता महज देवरानी जेठानी का नहीं है। ठीक कहा पुत्र, हम दोनों सिर्फ देवरानी जेठानी नहीं बल्कि सगी बहनें भी हैं। सरैया शाह की बात पर अमसाल का मुंह खुला। शक पे शक मिल रहे थे। ओ माय गॉड आंटी, आप हाजरा डार्लिंग की बहन हैं? हाँ पुत्र, और भी बहुत से गहरे रिश्ते हैं हमारे आपस में, इतना कच्चा ताल्लुक नहीं था हमारा, बस माजी की कुछ गलतियों ने हमें कोसों दूर कर दिया। दीवारें सिर्फ घरों में नहीं नहीं बनी, दिलों रिश्तों में भी खड़ी होगी, सरैया शाह ने खोए खोए अंदाज में कहा। तो आप लोग मना लेते। अमसाल ने संजीदगी से। मुस्तफ़ा इस वक्त बात सुनने को भी तैयार नहीं था। उन्होंने साफ अल्फाज में मना करते कि वो हम लोगों की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। आप लोग बार बार जाते, गलती थी तो मानते हुए अजाला भी करते। अजाला तो तभी करते जब वो हमारी बात सुनते। हम हर किस्म की सज़ा भुगतने को तैयार थे, लेकिन उन्होंने धिक्कार दिया। तो जमाल शाह ने मायूस कुन लहजे में कहा, तो ढीठ बन जाते। यकीन जाने कभी कभी ढीठ बन जाने से बहुत से मसाइल हल हो जाते हैं। इंतहाई कोई आला किस्म की ढिठाई का मुजाहरा करते हुए बार बार जाते, कभी ना कभी तो इनके दिल नरम पड़ ही जाते। हाँ, इससे हो सकता है कि आप लोगों को शर्मिंदगी होती या बेइज्जत होते कोई, लेकिन थोड़ी सी बेइज्जती से अगर रिश्ते तो बच जाते हो तो कोई महंगा सौदा नहीं था। वैसे भी मेरे नज़दीक बंदा ढीठ होना चाहिए, इससे तो आनी जानी शय है। इतने दिनों से मैं मुझे इतना तो अंदाज़ा हो गया कि आपके बेटे से ज़्यादा दुख आप लोगों ने पहुंचाया ही नहीं। बेटी तो बर्बाद हुई थी, साथ में इनका बेटा भी 20 साल तक दूर रहा था। नो नवासा नवासी सारी ज़िंदगी ददियाल के प्यार से महरूम रहे। ख़ानदान की बातें अलग को सुनने को मिली और ऊपर से आप लोगों की बेरुखी और बेपरवाही। चलिए, आप लोग पहले कुछ नहीं कर पाए तो अब तो कर सकते हैं ना। एटलीस्ट अपने पोता पोती को लेकर ही कुछ मदावा कर दें, ताकि इनका कुछ गिला तो कम हो। इनके लिए ना सही अपने पोता पोती के लिए कुछ ही कुछ कर लें। मुकम्मल ना सही तो इनकी कुछ महरूमी कम हो चाहिए। अमसाल ने संजीदा लहजे में को वो चारों हैरान थे कि कहाँ उन्होंने लाबाली और लापरवाह मिसाल के बारे में सुना था। इतनी हसास और समझदारी का मुजाहरा करती हुई इन्हें कोई और ही मिसाल लगी थी। शायद तुम ठीक कह रही हो, सरैया शाह ने धीमी आवाज़ में। शायद नहीं, मैं यकीनन ठीक ही कहती हूँ आंटी, अमसाल ने दोबारा अपने टोन में आते हुए कहा। आंटी नहीं, दादी या नानी कहो। तुम्हारी नानी दादी की उम्र की हूँ। दरअसल मेरी लाइफ थोड़ी फिल्मी सी है। बचपन से मामा बाबा से पूछते थे ननियाल ददियाल के बारे में, लेकिन वो कुछ नहीं बताते थे। फिर अचानक एक दिन मेरे ददियाल दरियाफ्त हुआ। मुझे लगता था ऐसे किसी दिन मेरा ननियाल भी अंग्रेजी नमूदार होगा। इसलिए दादी तो मेरी ऑलरेडी है, तो नानी आपको कह नहीं सकती। हो सकता है कल को मेरी नानी दरियाफ्त हो और इसे बुरा लगे कि मैंने इनसे पहले किसी और को नानी बनाया हुआ है, इसलिए आप आंटी पर ही गुजारा कर लें। मिसाल ने मुस्कुराते हुए कहा तो वो भी हंसती। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम्हारी माँ और खाला कैसी है? सरैया शाह के लहजे में हसरत थी, जैसे बम कर अमसाल चौंकी थी। क्या और भी ऐसा कुछ है जिसका मुझे इल्म होना चाहिए लेकिन मैं नहीं जानती? अमसाल ने बैक व्यू मिरर से सरैया शाह की तरफ देखते हुए पूछा। नहीं नहीं, उन्होंने गड़बड़ाते हुए रुख फेरा कर कहा। तो अमसाल ने जांचती नज़रों से इन्हें देखा। मामा, मेरी जैकेट काय मिल नहीं रही। पता नहीं, वहीं होगी अलमारी में, देखो। सारिया बेगम में जान देख चुका हूँ, सब जगह कहीं नहीं है। बादल ने बेजारी से कहा। क्या नहीं मिल रहा? पास बैठी अमसाल ने लैपटॉप से नजरें हटाते हुए पूछा। जैकेट बादल ने रख ली। वो जो लेदर की थी? अमसाल ने पूछा। हाँ, बादल ने जवाब दिया। ब्लैक कलर वाली ना? अमसाल ने दोबारा पूछा। हाँ, वो जिस पर वाइट पट्टी लगी हुई है। अमसाल ने मुस्कुराहट दे दी। हाँ यार, वही कहीं देखी है तुमने? बादल ने। अच्छा, वो तो मेरे पास है, कल ही मैंने ली थी, मेरी ड्रेस के साथ मैच कर रही थी। अमसाल की लापरवाही से कहने पर वो कड़के रह गया। हद है यार, बंदा बता के लेता है। मैं कब से हवार हो रहा हूँ, बादल ने सोफे पर गिरते हुए कहा। तो क्या ज़रूरत थी हवार होने की? मुझसे आके पूछ लेते। अमसाल ने जैसे कहा जो गलती से की हो। मामा, मैं तो कहता हूँ इसके लिए कोई अहमद, कोई उल्लू का पट्ठा, कोई गूंचू ढूंढ कर इसे इसके हाथ पाँव पीले कर दें। गो के ये इस बेचारे के साथ ज्यादती होगी, लेकिन मेरी तो जान छूटेगी ना। हर वक्त मेरी चीज़ों में घुसी रहती है। बादल ने अमसाल को छेड़ते हुए कहा। तुम मेरी शादी करवाओगे? अमसाल ने इसको आंखें दिखाई। ओए, इस मौजू पर शर्मा के गुफ्तगू कीजिए थी। शर्माना आता है तुम्हें? सर फाड़ना आता है मुझे, हड्डियाँ और टांगे भी तोड़ लेती हूँ, समझे? हाँ ठीक है, लेकिन ये तोड़ फोड़ सिर्फ शोहर की ही करना। मुझे तो माफ़ी रखो। मामा, इसको समझा लें आप। बासी ना तंग करिए उसे। सारिया बेगम ने बादल को बुरा तंग करने वाली क्या बात है? वही जवान जहाँ लड़की को घर में बैठा के रखेंगे।
لوگ کیا کہیں گے کہ بیٹی بیان ہی نہیں ہے؟ باز حالت سے بوڑھیوں والے انداز میں ماما امسال چیخی تھی، بس بس مجھے پتہ ہے اندر سے تم خوش ہو رہی ہو، اوپر اوپر سے غصہ دکھا رہی ہو۔ ایسے سالے تم کس قسم کا لڑکا پسند ہو؟ بھائی میرا مطلب ہے کہ کاروباری ہو، جاب کرتا ہو، فورسز میں ہو۔ چلو شاباش بھائی کو بتاؤ، ہو سکتا ہے میں کوئی ڈھونڈ لاؤں۔ باسل گھر پہ ہاتھ رکھتے مصنوعی سنجیدگی گھر کی خواتین اس وقت حال میں بیٹھی تھی۔ سچ بتاؤں نا تو مجھے ایسے لڑکے پسند ہیں جن کا باپ مجھے اپنے آفس میں لائے اور ایک بلینک چیک میرے ہاتھوں پہ رکھے اور کہے دیکھو لڑکی، یہ بلینک چیک ہے، یہ لو اور میرے بیٹے کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جاؤ۔ امثال نے لیپ ٹاپ سائڈ پہ رکھ کر بازل کے سٹائل میں گال پر ہتھیلی ٹکائے ہوئے کر، جس کی بات سن کر سبھی نے مسکراہٹ دوائی۔ ساریہ بیگم سر پیٹ کے رہ گئی۔ اندر آتا عادل جس نے بازل کی آخری بات سنی تھی امثال کا جنون وہی رو گیا تھا۔ نفی میں سر ہلا کر رہ گیا، مجال ہے جو یہ لڑکی کسی بات کے سیدھا جواب دی۔ سب لوگ اس وقت لان میں بیٹھے شام کی چائے پی رہے تھے، جبکہ وہ چاروں بہن بھائی ان سب سے الگ تھلگ گروہ بنا کر کھڑے عدید کے نئے ملنے والے پروجیکٹ کو ڈسکس کر رہے تھے۔ امثال کے ہاتھ میں چپس کا ایک بڑا سا پیکٹ تھا، بقول دادی کے بوری تھی جسے وہ چاروں شیئر کر رہے تھے۔ عتیق کو دبئی والا پروجیکٹ مل گیا تھا، جب سے وہ دونوں نے سنا تھا اس کے ساتھ ہو گئے تھے کہ ہمیں ٹریٹ دیں اور شاپنگ بھی کروائیں۔ اچھا عتیق تو تم وہ پروجیکٹ چھوڑ کر آ گئے تھے نا، تو پھر؟ امثال نے چپس کا پیکٹ شہریار کے آگے کرتے ہوئے کہا، میں ہی آیا تھا نا، میری ٹیم تو وہی تھی اور ویسے بھی پریزنٹیشن میں نے بنائی تھی، بس پریزنٹ میری ٹیم نے کی تھی۔ عدیل نے آخری بات کالر چڑھتے ہوئے تھوڑا زیادہ نہیں ہو گیا؟ بازل نے ہنستے ہوئے، اچھا میرے پاس دو نیوز ہیں، ایک تھوڑی سرپرائزنگ ہے اور دوسری تھوڑی نارمل ہے، کون سی پہلے سناؤں؟ عدیل نے چپس کا ٹکڑا لیا، کیا دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑے شہریار نے پوچھا، مجھے ماڈلنگ کی آفر آئی ہے۔ سچی؟ امثال اور بازل اچھلے تھے۔ چائے پیتے سبھی افراد ان کی طرف متوجہ ہیں، آرام سے، یہ بھی سرپرائزنگ نیوز تو میں نے دینی ہے۔ یار یہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ثانیہ، شمین اور سروا کھڑکی میں کھڑی کب سے انہیں باتیں کرتا دیکھ رہی تھی۔ جاؤ جا کے پتہ کر کے آؤ نا، امین نے کہا۔ میں کیسے جاؤں؟ کیا سوچیں گے؟ کچھ نہیں سوچیں گے یار، ان کی نیچر ایسی نہیں ہے کہ کچھ بھی غلط سوچیں، ضروا نے کہا۔ جاؤ، ثانیہ نے نفی میں سارا، اچھا ٹھیک ہے، اب سب مل چلتے ہیں، ضروا نے کہا دروازے کی طرف بڑھی۔ لیکن ایسے کیسے؟ اب کی بار امین نے کہا تو ضروا نے کھینچتے ہوئے نہیں چلے گئے۔ ہم لوگ بھی آپ کو جوائن کر سکتے ہیں؟ ارے کیوں نہیں ضروا، آؤ بیٹا آؤ، شہریار نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ وہ تینوں ان کے پاس جا کے کھڑی ہوں۔ ادھی اب بتا بھی دو کیوں وہاں کا سسپینس پھیلا رہی ہو؟ امثال نے جھنجھلائی، پہلے تم لوگ ٹریٹ یا شاپنگ میں سے کوئی ایک چوز کرو۔ عدیل نے بے نیازی سے کہا، بھئی ہم نہیں کر رہے، نہیں بتانا تو نہ بتاؤ۔ بازل نے منہ بنایا، ٹھیک ہے جیسے تم لوگوں کی مرضی دی۔ عدی امثال چاہیے، اچھا سنو، دبئی میں ایک لڑکی نے مجھے پرپوز کیا تھا۔ اوہ اچھا! امثال اور بازل نے سر ہلایا اور اگلے لمحے پوچھا، واٹ؟ دونوں تقریباً چیخے تھے۔ یس، عدیل نے ہنستے ہوئے ہے۔ کون تھے؟ امثال نے، تم لوگوں کی شاپنگ کرنے گیا تھا، مال تو وہیں ملی تھی۔ کاؤنٹر پر بل پے کرتے ہوئے، اس کے کارڈ میں کچھ پرابلم ہو گئی تھی تو میں نے اس کی ہیلپ کر دی، کسی اور بزنس مین کی بیٹی تھی۔ دوسرے دن وہ میرے ہوٹل پہنچ کر کہنے لگی کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو تم نے کیا کہا؟ امثال، میں نے کہا کہ میں آلریڈی انگیجڈ ہوں۔ ہیں، یہ کب ہوا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا اور میں نے شریک ہونا تھا؟ امثال نے حیران ہوتے ہوئے کہا، اوہ پاگل لڑکی، اور اس کو کیا کہتا؟ ویسے عدی تم نے دھیان سے نہیں دیکھا تھا، کہیں اندھی تو نہیں تھی؟ بازل نے منہ بناتے ہوئے کہا، نہیں بالکل ٹھیک تھی۔ کیوں؟ عدیل نے کہا، تو پھر پاگل ہی ہوگی جو آپ کو پرپوز کرنے چل دی، ہمیں تو آج تک کسی نے نہیں کہا۔ بازل نے چل کر کہا تو سبھی ہنس دیے۔ وہ تینوں آنکھیں پھاڑی ان کی بے تکلفی دیکھ رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ کب سے کھڑے آپ لوگ یہاں ہیں؟ عائشہ نے ان کے پاس آتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، آپ وہ بس ایسی باتیں کر رہے تھے، امثال نے جواب دیا اور اچانک کچھ یاد آنے پر وہ چونکی۔ ارے ہاں، تم لوگوں کو پتہ ہے پچھلی بار جب میں شہر بھائی کے ساتھ لندن گئی تھی نا، تو وہاں پر ایک انگلش لڑکی بڑے دھڑلے سے بھائی کے پاس آئی اور کہنے لگی، ول یو میری می؟ میں نے بھی اسی دھڑلے سے کہہ دیا کہ بی بی کے پہلے سے شادی شدہ ہے اور 4 بچوں کے باپ ہیں، کیونکہ انہیں ان کی بیوی سے پٹوانے کا ارادہ ہے۔ میری بھابھی بہت بری طرح سے پیٹتی ہے، بندہ کہیں کے دن تک ہل نہیں سکتا۔ ابھی وہ بچوں کو لے کر آ رہی ہے، اس سے پہلے وہ یہاں پہنچے یا آپ یہاں سے نکلیں، ورنہ آج لوگوں کو سڑک پر فری میں WWE دیکھنے کو مل گیا۔ ہاں، اگر آپ کو واقعی باعث محبت ہو گیا تو کوئی نہیں، ڈٹ کر کھڑی نہیں، زیادہ سے زیادہ 2-4 ہڈیاں ٹوٹیں گی نا تو کیا ہوا؟ لوگ محبت میں پڑتے رہتے ہیں، کبھی محبوب کے ہاتھوں تو کبھی محبوب کے رشتہ داروں کے ہاتھوں۔ جب راجہ ہیر کے لیے بھینسیں چرا سکتا ہے، سونی دریا میں ڈوب سکتی ہے، مجنوں صحرا کی خاک چھان سکتا ہے، تو آپ کیوں نہیں پڑ سکتی؟ میری بات سنتے ہی اس کا رنگ اڑا اور وہاں سے ایسے غائب ہوئی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ ہاں واقعی اس کی بات سن کر وہ بہت ڈر گئی تھی، اور جیسا نقشہ سالے نے کھینچا تھا، ایک بار تو مجھے بھی لگا تھا کہ میں اپنی ندیدہ بیوی سے اکثر پٹتا رہتا ہوں۔ شیعہ نے ہنستے ہوئے کہا تھا، آپ ہی میرے کالج میں بانٹی ہے؟ ثانیہ نے ڈریس کا اسکیچ بناتے عائشہ سے کہا، اچھا کب؟ اگلے ہفتے، اور اس بار میں بھی جاؤں گی، ثانیہ نے ضدی انداز میں کہا۔ تمہیں جب پتہ ہے کہ اجازت نہیں ملے گی تو یوں ضد کرنے کا کیا فائدہ؟ ہر بار کی طرح تم جانے کا کہو گی اور ڈانٹ کھا کر چپ ہو جاؤ گے۔ جب چپ ہی ہونا ہے تو ویسے ہی ہو جاؤ، ڈانٹ ضرور کھانی، عائشہ نے اسے سمجھایا۔ ہاں نا ثانیہ آپی،
ابھی آپ عادل لالا کو کہو گے تو وہ کہیں گے کوئی ضرورت نہیں کر جانے کی، پڑھنے کی جاتی ہو تو پڑھو، یہ فضول کے چونچلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ذروہ نے عادل کے آواز نکال کر نقل اتاری۔ کیا مسئلہ ہے بھائی، ہر بات پر روک ٹوک؟ اب یہ کالج فنکشن پر بھی جانے سے کون بگڑ جاتا ہے؟ اور امسال بھی تو یوں نہیں جاتی ہے، گھر سے باہر بھی نکلتی ہے، پارٹیز بھی اٹینڈ کرتی ہے، اور اسے تو اس کے بھائیوں نے کبھی نہیں روکا، بلکہ وہ تو خود اسے ہر جگہ ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ تم لوگوں کو پتہ ہے، امسال بتا رہی تھی کہ جب شیری بھائی یا عزیز بھائی بزنس کے لیے کئی بار جاتے ہیں تو وہ بادل بھی اکثر ان کے ساتھ جاتے ہیں۔ وہ تو نہیں بگڑی، اور ہم یہ ذرا سا کالج فنکشن اٹینڈ کر لیں گے تو بگڑ جائیں گے، جب بھی سوچا عادل لالا کی۔ ثانیہ نے منہ بنایا۔ میری جان، نہ تو تم امسال ہو اور نہ ہی تمہارا بھائی شہریار عدید یا بازل ہے، جو اپنی بہن کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں یا کسی بھی حد تک جاتے ہیں، جانے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تم ثانیہ ہو اور عادل کی بہن ہو، جن کے مطابق لڑکیوں کو سر پر نہیں چڑھانا چاہیے ورنہ نتائج اچھے نہیں نکلتے۔ عائشہ نے اسکیچ کو فائنل ٹچ دیا۔ آپ بھی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، کاش ہمارا بھی ان تینوں جیسا کوئی بھائی ہوتا، یا پھر میں ان کی بہن ہوتی، کتنا مزہ آتا نا جب ان سے لاڈو پڑتی، ان سے جگرتی، جیسے امسال اپنی بازل لالا سے لڑتی ہیں، ذروہ نے جوش سے کہا۔ عائشہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ دروازے پر کھڑا عادل، جو عائشہ کو کھانے کا کہنے آیا تھا، خاموشی سے واپس پلٹ گیا۔ دریا بھائی، آپ کے چائے لائی ہوں۔ امسال نے ٹرے ٹیبل پر رکھی اور کپ دریاب کو پکڑایا اور دوسرا ساتھ بیٹھے عادل کو۔ عادل تو اس کا انداز دیکھ کر ہی بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ یہ سورج کہاں سے نکلا؟ امسال شاید چائے لے کر آئی اور خاصی تمیز کا مظاہرہ بھی کر رہی ہے۔ الہی خیر ہو، عادل نے حیرت سے کہا تو امسال نے اسے گھورا۔ وہ جو اس سے کسی جواب کی توقع کر رہا تھا، اس کے سرے گھورنے پر اکتفا کرتا دیکھ حیران ہوا۔ وہ دریا بھائی، مجھے نا آپ سے ایک کام ہے، کر دیں گی پلیز؟ امسال نے دنیا جہاں کے معصومیت چہرے پر سموئی۔ ہرگز نہیں دریا، بالکل بھی حامی مت بننا، اس کا انداز بتا رہا ہے کہ کوئی الٹا سیدھا ہی کام ہے۔ عادل نے دریاب کو وان کیا۔ اوہو، آپ تو چپ کریں، بات تو کرنے دینا۔ امسال نے انتہائی شائستگی سے کہا تو اس کی آنکھیں پھٹی تھا۔ بس دریاب، اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ عادل نے چائے کا گھونٹ لیا۔ آپ چھوڑیں اسے، میری بات سنیں، میرا کام کر دیں گے نا؟ امسال نے دانت پیسے۔ ہاں بولو، کیا کام ہے؟ ایک بندہ اٹھوانا ہے، امسال نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کی بات سن کر عادل کے منہ سے چائے ایک فوارے کی صورت میں باہر نکلی۔ حیران تو دریا بھی تھا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا کوئی الٹا سیدھا کام ہوگا۔ گڑیا، میں تمہیں کس اینگل سے گنڈا یا بدمعاش لگتا؟ دریاب نے حیرت سے کہا۔ لگتی تو ہر اینگل سے ہی ہیں، لیکن فی الوقت یہ مسئلہ زیر بحث نہیں ہے، اس کو کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھے۔ امسال نے بے نیازی اور پر دریاب منہ بنا کر رہ گیا۔ امسال، یہ تم نے کب سے بندے اٹھانے کا کام شروع کر دیا؟ عادل نے کہا۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، وہ اصل میں نا ایک ینگ پروفیسر ہے، یونی میں نیو ہے، اس کی حرکتیں کچھ ٹھیک نہیں ہے، اسپیشلی لڑکیوں کے ساتھ بہانے سے ان کو اپنے کیبن میں بلوانا، کبھی اسائنمنٹس، کبھی نمبر کارڈ لینا تو کبھی کسی بہانے سے ٹچ کرنا۔ اگر مختصر کہوں تو وہ لڑکیوں کو ہراس کرتا ہے، اسے سبق سکھانا ہے۔ اگر شہر میں ہوتی تو یہ کام میں خود بھی بہت اچھے سے کر لیتی، لیکن یہاں سے رات کو نکلنا میرے لیے تھوڑا مشکل ہوگا، اس لیے آپ سے کہا۔ اوہ، تو یہ بات ہے دریا، تمہیں بھی ہراس کیا؟ اس نے عادل نے خاصی سنجیدگی سے پوچھا۔ کسی کی اتنی ہمت نہیں مجھے ہراس کر سکے، اگر میرے ساتھ ایسا کچھ کرنے کی کوشش بھی کرتا تو اب تک فرشتوں کو حساب کتاب دے کر فارغ ہو چکا ہوتا، اور اس کے رشتہ دار اس کی کلوں کو فروٹ بھی کھا چکے ہوتے۔ امسال نے ناک چڑھائی۔ اس کے انداز پر عادل مسکرایا۔ ٹھیک ہے، ہو جائے گا کام، نام پتہ دے دو۔ دریاب نے کہا۔ اس کا حال ایسا کیجیے گا کہ دوبارہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ سکے، اور جب تک ناک نہ رگڑ کر توبہ نہ کرے چھوڑیے گا مت، اگر کوئی کسر رہ جائے تو مجھے بلا لیجیے گا، اس کے سارے شوق پورے کر دوں گی۔ امسال نے اسے پروفیسر کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو اس نے سارا ہلا دیا تو وہ اسٹڈی سے نکلی۔ یہ لڑکی کسی نے مجھے ہارٹ اٹیک دلوائے گی، عادل بڑبڑایا۔ شہری بھائی، وہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، امسال نے ہچکچاتے ہوئے لاؤنج میں بیٹھے شہریار سے کہا تو اس نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کہاں وہ بات کرنے کے لیے اجازت لیتی تھی یا پھر ہچکچاتی تھی؟ اوئے، کہاں اپنے لیے لڑکا تو نہیں ہے پسند کر لیا جو اتنا جھجک رہی ہو؟ بازل نے ہانک لگائی۔ یہاں آؤ، شہریار نے ٹی وی کا والیوم کم کرتے ہوئے کہا تو اس کے پاس جا بیٹھی۔ ہاں بتاؤ، کیا بات ہے جو تم اتنی جھجک رہی ہو؟ شہریار نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے، بھائی آپ مانے نا، وہی بات ہے جو میں نے کہی ہے، تم اپنا منہ بند رکھو گے؟ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوتی تو سالے تمہیں جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے، بتاؤ کیا بات ہے؟ شہریار نے بازل کو گھورتے ہوئے امسال سے کہا۔ وہ بھائی، ہاں بولو، میں سن رہا ہوں۔ بھائی، مجھے پیسے چاہیے۔ امسال نے بلا ہر بات مکمل کی۔ لو جی، خدا پہاڑ نکلا چوہا، میں نے سوچا پتہ نہیں کیا بات ہے۔ یہ لو والٹ، جتنے چاہیے لے لو۔ شہریار نے والٹ اس کتنے؟ نہیں، اتنے نہیں چاہیے، زیادہ چاہیے۔ امسال نے اس کی والٹ واپس کیا۔ پھر کتنے؟ 10 لاکھ، امسال نے کہا تو بازل کو جھٹلا۔ اوہ تیری خدا، خوف کر لو سلے، اپنی شکل دیکھو اور ایمانداری سے بتاؤ، یہ شکل 10 لاکھ والی ہے؟ اس شکل پر کوئی پرانا ٹھپا نہ دے رہے؟ بہت ہے، بازل نے ہنستے ہوئے اس کا مذاق اڑایا۔ آپ دیکھ لیں اسے،
बाजियाब अगर तुमने कुछ भी बोले तो मैं तुम्हें उठा कर बाहर फेंक दूंगा। शैया ने सख्ती से कहा तो वो खामोश हो गया। भाई वो यूनी में मेरी एक लड़की है, अ, इसकी बहन की शादी, और अब शादी के मौके पर वो लोग कुछ चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं। पूरी ना करने की सूरत में रिश्ता तोड़ने की धमकी दी है। तो वो लोग बहुत परेशान हैं और इसके बाबा को हार्ट अटैक भी हुआ है, इसलिए इन्हें पैसों की ज़रूरत है। मिसाल ने धीमी आवाज़ में तफसील बताई। कैश लेना है या चेक? शैया ने बोला। नहीं भाई, लोग वो ऐसे नहीं लेंगे, आप किसी और तरह दे देना, किसी एनजीओ की तरफ से। आपके तो जानने वाले होंगे ना एनजीओज वगैरह में। ठीक है बच्चे, मैं भिजवा दूंगा। शैया ने कहा थैंक यू सो मच भाई। हम सालिस के गले लगती हुई बोली। अच्छा अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आइंदा कुछ भी चाहिए हो, कोई भी बात हो करनी हो, तो इसकी तरह झिझकने की ज़रूरत नहीं है। तुम डायरेक्ट कह सकते हो, जिस तरह तुमने आज इसके साथ बात की ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। समझ रही हो ना? शैया ने कहा तो इसने सर हिला दिया। इन दोनों के फाइनल इम्तहानात हो रहे थे, जिसकी वजह से घर में आजकल खामोशी थी। उन्होंने बहुत कहा था कि इन्हें फारिया के पास रहने शायद दे, लेकिन भीजा ने साफ मना कर दी। जब तक वो दोनों की सूरत न देख लें इन्हें चैन नहीं पड़ता, इसलिए वो हर रोज़ वापस गांव आया करेंगे। इन दिनों में वो दोनों सब कुछ मिलाकर नहायती दिलजमी से पढ़ाई में मसरूफ़ हो जाते थे, इसलिए वो अपने घर में और दूसरे लोगों की ज़िंदगियों में खासा सुकून होता था। इस बात तो इन्हें सुबह शाम काफ़ी सफ़र करके आना जाना पड़ता था, इसलिए काफ़ी संजीदा हो चुके थे। वक़्त सारिया बेगम के रावी के जेलम सतलज सिंह गर्ज के पाँचों दरिया चैन ही चैन लिख रहे थे। घर के बाकी लोग अलबत्ता इनके पट्टर-पट्टर को काफ़ी मिस करते थे। आज दोनों का आखिरी पेपर था। पेपर के बाद उन्होंने अदीद और शहरयार के ऑफ़िस जाने का फ़ैसला किया था, दोनों के साथ मिलकर लंच किया जा सके। अमसाल ने इससे कहा कि वो इसे अदीद के पास छोड़कर शहरयार के ऑफ़िस चला जाए। वहाँ से वो दोनों रेस्टोरेंट पहुँच जाएंगे, वो भी अदीद को लेकर आ जाएगी। बादल इसे अदीद के ऑफ़िस छोड़कर जा चुका था। अस्सलाम वालेकुम शानज़, अदी है कि ऑफ़िस में? अमसाल ने रिसेप्शनिस्ट से पूछा। वालेकुम सलाम। नहीं मैम, वो तो साइट विज़िट पर गए हुए हैं, बस आने ही वाले होंगे। आप वेट कर लें। शांति ने मुस्कुराते हुए कहा। सारा स्टाफ इन्हें बहुत अच्छे से जानता था। वो जब जब ऑफिस में आते थे रौनक लग जाती थी। सारा स्टाफ काम छोड़कर इनके गिर्द इकट्ठा हो जाता था। वो इन दोनों का भी यही रवैया इनके साथ दोस्ताना ही हुआ करता था। जब भी किसी को कोई मसला होता वो अदीद की बजाय अमसालियाँ बादल से कहते। ये यूँ कह सकते हैं कि अदीद से ज़्यादा इन दोनों की चलती थी। वहाँ पर अदीद ने चूँकि बिज़नेस का 40% अमसाल के नाम और 30% बादल के नाम किया हुआ था, इसलिए जब भी दोनों फारिग होते तो वो खींच तान कर इन्हें मीटिंग्स में ले जाता था ताकि वो कुछ सीख सकें। शैया ने भी अपने शेयर्स इसी तरतीब से इनके नाम कर रखे थे, इसलिए इन दोनों का ऑफिस स्टाफ इन्हें बहुत अच्छे से जानता था। अच्छा ठीक है, मिसाल कहते हुए मुड़ी। हाय मैम, कैसी हैं? काफ़ी दिनों बाद चेक के लगाया, अपने कंप्यूटर पर काम करती हैं। अनम ने आगे बढ़ के मुस्कुराते हुए कहा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसी हो? तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे मैम ना कहा करो, मेरे नाम से ही बुलाया करो। अमसाल ने हल्की से कहा। सारा स्टाफ आहिस्ता से अमसाल को देखकर वहाँ पहुँच चुका था। आप सर की बहन हैं, इसी लिहाज से हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमें इज़्ज़त करनी चाहिए। भला भला है ना? अमसाल ने इसे टोक कर इसकी बात पूरी की तो सभी हंस दिए। अच्छा मैं आदि के ऑफिस में जा रही हूँ, अब्दुल्ला मेरे लिए जूस भिजवा देना, इनसे कहती वो अदीद के ऑफिस की तरफ बढ़ी। कौन है आप? और यूँ उठाकर कहाँ जा रही हैं? वो अदीद के रूम के बाहर पहुंची तो पीछे से आवाज़ आई, अंदर जा रही हूँ अदीद के रूम में। आप कौन है और ये कौन सा तरीका है बात करने का? अमसाल ने हैरानी से कहा। मैं सेक्रेटरी हूँ इनकी, और तुम जैसी मिडिल क्लास लड़कियों के साथ यही तरीका होता है बात करने का। इस लड़की ने नहुआ ज़्यादा लहजे में कहा तो वो शायद इसके हिजाब को देखकर इसे कोई मिडिल क्लास लड़की समझी। एक्सक्यूज़ मी, आप जानती हैं कि आप क्या कह रही हैं और किससे? अमसाल ने आईब्रो झुकाते हुए पूछा। बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, तुम जैसी 2 टके की लड़कियों को अच्छे से जानती हूँ, और जहाँ कोई अमीर लड़का देखा वहीं इसके पीछे चल दी, इस लड़की ने नाक मुँह चढ़ाते हुए कहा। ननम आगे बढ़ने लगी तो अब्दुल्ला ने इसे रोक दिया। अब्दुल्ला जाने तो, मुझे वो मैम से बदतमीज़ी करी है, अदीद सर को पता चला तो वो इसकी जान ही ले लेंगे। रहने दो नम, जिस तरह से ये बकवास करी है आज तो इसकी छुट्टी समझो। तुम नहीं चाहती ना कि इससे जान छूट जाए? खुद तो कोई काम करती नहीं है, हम पर हुआ वहाँ का रोब झाड़ती रहती है जैसे अदीद सर इसका बॉस नहीं शोहर है। अब्दुल्ला ने तपे तपे अंदाज में कहा। मैं 2 टके की मिडिल क्लास लड़की हूँ और आप जनाब की तो हाईवे पर बसें चलती हैं, माशाल्लाह से 2-3 एयरलाइंस की मालकिन है, कुछ रियासतों का निज़ाम और इंतज़ाम भी आप ही संभालती हैं। बेशतर वक्त आपका अक़वाम मुत्तहिदा और जनरल असम्बली में बड़े बड़े फ़ैसले करने में गुजरता है, तो टाइम की तो बहुत ही कमी होगी ना आपके पास। चलिए आपको यहाँ से फ़ारिग कर देते हैं ताकि आप अपने अपने बाकी अमूर को खुश असलूबी से निपटा सकें और मुझ जैसे 2 टके लोगों से भी नहीं मिलना पड़ेगा। अमसाल ने चबा चबा कर कहा। सारे स्टाफ ने मुस्कुराहट दबाई। अब्दुल्ला, इन मोअज़्ज़िज़ और बाइज़्ज़त खातून का टर्मिनेशन लेटर बनवाओ और इस महीने की सैलरी और टर्मिनेशन बहुत ही इज्जत के साथ इनके हाथ पर रखो और नहायत के एहतराम से बाहर का रास्ता दिखाओ। पस्त ज़हनियत और घटिया सोच रखने वालों की मेरे ऑफिस में कोई जगह नहीं। अमसाल ने ठंडे ठार जी मैम। अब्दुल्ला ने मुस्कुराहट दबाई।
10 मिनट में है तुम्हारे पास, इसके बाद ये मुझे यहाँ नज़र नहीं आनी चाहिए। यदि पूछे तो कहना साल ने निकाल दिया है, और इनसे कहना अगली बार सेक्रेटरी रखने के लिए मैं खुद इंटरव्यू लूँगी। कहती हुई वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। पीछे वो लड़की हक्का बक्का मुंह खोले खड़ी थी। अमसाल का, मेरा ऑफिस और अब्दुल्ला का इसको मैम कहने से अंदाज़ा हो गया था कि वो गलत जगह उलझ बैठी थी। नताशा, जानना चाहोगे कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है? चलो कोई नहीं, तुम इस वक्त शॉक में हो, मैं खुद ही बता देता हूँ। अभी जिसके साथ तुमने बदतमीज़ी की है ना, वो यहाँ की 40% की ऑनर है और बॉस की बहन है, जिस पर वो जान देते हैं। अभी तो तुम शुक्र मनाओ बॉस ने तुम्हें नहीं देखा और इनसे इस तरह से बात करते हो, वरना अब तक तुम इस दुनिया से रुखसत हो चुकी होती। तुम्हें पता है अनंत ने आगे बढ़कर तुम्हें रोकना चाहा, लेकिन हमने मना कर दिया। तुमसे छुटकारा हासिल करने का इतना सुनहरी मौका हम हाथ से जाने नहीं दे सकते थे। अब भी अगर हम में से कोई एक भी बात जाकर इनसे कहे ना कि तुम्हें जॉब से ना निकालें, तो वो कुछ भी नहीं कहेंगी। लेकिन सवाल ये है कि हम जाएं क्यों? तुमने कब किसी के साथ कुछ अच्छा किया? झूठ बोल बोल कर बात से जो डांट पड़वाती रही हो, इसको भूल भी जाएं तो जो वक्तन फ़वक्तन खुद जलील करती रही हो, चाहकर भी नहीं बुला सकते। इसलिए सॉरी एंड गुड बाय। हम तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं करेंगे। ऑफिस बॉय से लेटर और इसकी सैलरी का पैकेट पकड़कर इसके हाथ पर रखते हुए अब्दुल्ला ने चबा चबा कर, तो वो फीकी पड़ती रंगत के साथ अपना बैग उठाकर बाहर निकल गया। हंसकम जहाँ पाक पीछे वो भड़बड़ा कर अपनी सीट पर जा बैठा। ओके नाज़रीन, तो आप देखते हैं कि आगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, और क्या ऐसा अगली एपिसोड में ऐसा कौन सा थ्रिलिंग सीन होगा जिसको देखने के लिए आप रेडी रहिएगा। अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अभी तो 2 शाह खानदानों की सुलह बाकी है। अभी तो 2 बहनों को आपस में मिलना है। अभी अमसाल के ननियाल का पर्दाफाश होना है कि उसके ननियाल आखिर में हैं कौन। ओके, तो मिलते हैं अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो लाज़मी कीजिएगा। और अगर आपकी कोई नावल रिकमेंडेशन या रिक्वेस्ट हो तो प्लीज़ काइंडली कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। इंशाल्लाह आपकी रिक्वेस्ट और रिकमेंडेशन पर अमल ज़रूर किया जाएगा। ओके, फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़। मिलते हैं अगली एपिसोड।